नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके प्रैक्टिस सेट को, और जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और हम यहाँ पर एस्टेट के एग्ज़ाम में जो भी आपके भाग है, जैसे पेडागोजी होगी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हरियाणा जी के सभी के सभी जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर इसमें करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है यह है, वांछित शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित एक उपयुक्त ढांचा यहाँ पर क्या कहलाता है। तो वांछित शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित एक उपयुक्त ढांचा, संगठन, प्रशासन, पर्यवेक्षण या फिर ये सभी। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सही आंसर कौन सा है, और सही आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो संगठन जो उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टर्न के अनुसार खेल बताने हैं होते हैं ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन होता है, या फिर इनमें से कोई सभी नहीं। तो ये जो स्टर्न जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार खेल बताना है कैसे होते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो खेल क्या है, ये ऐच्छिक और आत्म प्रेरित होते हैं किनके अनुसार, तो ये स्टर्न जो है मनोवैज्ञानिक इनके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। तो सीखने का मुख्य नियम कौन सा है, अभ्यास का, बहुप्रतिक्रिया का, व्यवस्थित अधिगम का, या रटने का नियम। और कल वाली जो वीडियो थी इसमें हमने जो 3 मुख्य और 5 गौण नियम जो पढ़े थे थॉर्नडाइक के, तो यहाँ पर ये उन्हीं में से है। मुख्य नियम आपने इसमें बताने हैं, मुख्य नियम कितने हैं और गौण नियम कितने हैं। तो 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम, और इसमें जो ऑप्शन ए वाला है अभ्यास का नियम, और यही जो हमारे यहाँ पर इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध बताना है क्या है, घनिष्ठ है, बहुत कम, कम, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य का निर्माण करें, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या नहीं, या शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण कैसे करें। तो मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्र में सहायता देता है, और ये क्या बताता है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या फिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समायोजन से। ये जो समायोजन जो है इसकी विधियाँ आपने बतानी है, प्रतिगमन है, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, या फिर ये सभी। तो समायोजन की जो यहाँ पर विधियाँ हैं ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर रहेगा। तो ये सभी जो विधि है समायोजन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संवेग शब्द से। ये जो संवेग जो है इसका शाब्दिक अर्थ आपने बताना है कि संवेग क्या होता है। और संवेग जो शब्द है इसके लिए अंग्रेजी का एक शब्द है इमोशन, और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, इमोवेयर। तो इमोवेयर जो है इससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहा गया है। मनुष्य जो है अपनी रोजाना की जो जिंदगी होती है इसमें सुख, दुख, भय, क्रोध, तो इन सभी से गुजरता है, और वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है और यही अवस्था
संवेग है। संवेग जो है इसके ऊपर यहाँ पर कुछ परिभाषाएं भी दी गई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे वुडवर्थ है, इनका है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, और जो J.S. रोस है, इनके अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। तो ये तो हो गया संवेग। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन सी में उत्तेजना भाव में उथल पुथल। अब संवेग भी एग्जाम में आ सकते हैं। संवेग कितने होते हैं, तो संवेग होते हैं 14। अब जो ये 14 संवेग है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें भय, घृणा, करुणा व दुख, आश्चर्य, आत्माभिमान, भूख, कृतिभाव, क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार भावना और आमोद। तो इस प्रकार के यहाँ पर 14 जो है संवेग के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोल प्रवृत्तियों की एक विशेषता नहीं है। तो ये जो मोल प्रवृत्तियाँ जो है यहाँ पर इनकी एक विशेषता इनमें नहीं मानी गई है, और वो कौन सी है। जन्मजात, इनकी प्रबलता में परिवर्तन संभव है, मानव व्यवहार का एक अंग है, या इनमें से काम शक्ति की प्रबलता पाई जाती है। तो मोल प्रवृत्तियों की एक विशेषता यहाँ पर नहीं बताई गई है, और ये ऑप्शन डी वाली है कि इसमें काम शक्ति की प्रबलता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विभागीय शैक्षिक पत्रिका यहाँ पर एक नहीं है। धर्मयुग, नया शिक्षक, शिविरा, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। तो विभागीय शिक्षक पत्रिका यहाँ पर नहीं मानी गई है, और ये ऑप्शन 1 वाली धर्मयुग। अगला क्वेश्चन है पर परीक्षण वैधता का ज्ञात करने की विधियाँ इनमें से कौन सी है। सहसंबंधी विधि, सरल सहसंबंध, द्विपातिक, सरल सहसंबंध, बहुसहसंबंध, टेट्रोकोरिक या सहसंबंध, या फिर ये सभी। तो परीक्षण वैधता ज्ञात करने की जो यहाँ पर विधियाँ मानी गई है, तो ये सभी जो यहाँ पर मानी गई है। तो सभी सी आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन तीनों हमारे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की जो बुद्धि लब्धि है 85 है, तो वो किस श्रेणी में आएगा। मंद बुद्धि में आएगा, तीव्र में आएगा, पिछड़े में आएगा, सामान्य बुद्धि में आएगा। सामान्य बुद्धि जो होते हैं ये 90 से 110 जो होते हैं, 90 से 110 इस श्रेणी में आते हैं सामान्य वाले। अब है यहाँ पर ये 85, तो इसका मतलब है कि इससे नीचे वाले रहेंगे, और इससे नीचे वाले जो है ये पिछड़े बालक हैं, ये इस श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक पत्रिकाओं के पठन से यहाँ पर अध्यापक का शैक्षिक पत्रिकाओं के पठन से अध्यापक क्या कर सकता है। अपने शिक्षण में सुधार कर सकता है, अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकता है, नव आचारों से अवगत होता है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, नव आचारों से अवगत होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, तो ये कितनी होती हैं। 5 हैं, 3 हैं, 8 हैं, या फिर 4 हैं। तो मानव विकास की अवस्थाएं हैं यहाँ पर, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी। तो 4 जो यहाँ पर अवस्था ये बताई गई है मानव के विकास की। अगला क्वेश्चन है वातावरण के अंतर्गत आता है, तो ये वातावरण क्या होता है। हवा है, प्रकाश है, जल है, या फिर ये सभी है। तो वातावरण से जो अभिप्राय है यहाँ पर, तो इन सभी से लिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समायोजन से। ये समायोजन प्रक्रिया है, किस प्रकार की है, स्थिर है, गतिशील है, मानसिक है, और या फिर ये स्थानापन्न है। तो समायोजन की जो प्रक्रिया है इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन बी में रहेगा। तो गतिशीलता जो है इससे इसका संबंध माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर साज सज्जा के लिए आप किस छात्र का चयन करेंगे। समझदार का, कोमल भावना वाले छात्र का, सौंदर्य बोध वाले का, या सूझबूझ वाले छात्र का। तो ये है यहाँ पर साज सज्जा के लिए, और इसके लिए जो यहाँ पर चयन करेंगे तो ये सौंदर्य बोध वाले छात्र का जो है यहाँ पर चयन किया जाएगा, क्योंकि इसका जो संबंध है ये साज सज्जा से है, सजने सुहाने से। तो इसी कारण से यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला रहेगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, किशोरावस्था की एक विशेषता नहीं होती है। धार्मिक विकास करना, संचय की प्रवृत्ति का होना, कल्पना की बहुलता, या श्रमिकों की अधिकता का होना।
तो किशोर अवस्था जो है इसकी यहाँ पर एक विशेषता नहीं बताई गई है और ये है ऑप्शन ए वाली, धार्मिक विकास वाली। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से जन्मजात प्रेरक नहीं है। आकांक्षा का स्तर, नींद, भूख, या इनमें से कोई सभी नहीं। तो जन्मजात प्रेरक यहाँ पर नहीं है और ये है ऑप्शन ए वाला। तो आकांक्षा का स्तर जो है यहाँ पर ये जन्मजात प्रेरक नहीं माने गए हैं। और प्रेरणा की अगर हम बात करें तो प्रेरणा दो प्रकार की बताई गई है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या होती है, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है और इस कार्य को करने में से सुख और संतोष पैदा होता है, तो इसे ही आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। दूसरी है नकारात्मक प्रेरणा। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा पर करता है और इस कार्य को करने से किसी वांछनीय निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है और इस प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा कहते हैं, जो इसमें दूसरा जोर जबरदस्ती काम कराता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चरित्र आदतों का पुंज होता है, यह कथन है और इस प्रकार की जो परिभाषा ये किन के द्वारा दी गई थी, या फिर ये सत्य है, सत्य व सत्य दोनों है, ये कहे नहीं जा सकते। तो चरित्र आदतों का पुंज है और इसका संबंध है ऑप्शन ए में। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर ये सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, रुचि जो है इसके पहलू बताना है। अनुभव है, जानना है, जिज्ञासा, या फिर ये सभी। तो रुचि के जो यहाँ पर पहलू माने गए हैं तो ये ऑप्शन ए डी वाला रहेगा। तो इन सभी को माने गए हैं, अनुभव, जिज्ञासा और जानने को। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग व्यवस्था का सबसे अधिक उपयोग होता है ग्रामीण विद्यालय में, एक अध्यापकीय विद्यालय में, बहुकक्षीय विद्यालय में, या फिर अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में। तो ये मॉनिटरिंग जो व्यवस्था है इसका आपने बताना है। तो मॉनिटरिंग व्यवस्था जो है इसका अगर यहाँ पर संबंध हम देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, ये बहुकक्षीय विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर विनेटिका योजना से सामूहिक शिक्षण के लिए है, व्यक्तिगत के लिए है, सामाजिक के लिए है, आंतरिक संरचना के लिए। तो विनेटिका योजना और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो विनेटिका योजना विधि का जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो इसमें ऑप्शन बी हमारा रहेगा। तो व्यक्तिगत शिक्षण की एक ये विधि है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विकास एक प्रक्रिया है, खंडित है, निरंतर है, पूर्ण है, या फिर अपूर्ण है। तो विकास क्या है, और विकास को माना गया है निरंतर की एक प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चित्र को निश्चित करने वाला एक कारक नहीं है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय या आर्थिक वातावरण। तो चित्र को निश्चित करने वाले एक कारक यहाँ पर नहीं माना गया है और वो कौन सा है, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला है। तो आर्थिक वातावरण यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सीलर तथा स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित खेल का सिद्धांत है। तो सीलर और स्पेंसर का अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति, द्वंद्व या मनोरंजन का सिद्धांत। तो सीलर और स्पेंसर जो मनोवैज्ञानिक इनके खेल के सिद्धांत आपने बताना है और इनका रहेगा ऑप्शन ए वाला, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सफलता का मुख्य आधार माना गया है दंड व आरोप को, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को, अधिकारी बनने की इच्छा, या पुरस्कार व प्रशंसा को। तो अधिगम की सफलता का जो मुख्य आधार है यहाँ पर क्या होता है, और मुख्य जो आधार है तो ये ऑप्शन बी वाला है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा का होना। जब आप ठान लेते हैं कि हमें तो मेरिट में आना है तो आप मेरिट में आओगे, अगर आपका लक्ष्य यही है। और कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको फल प्राप्त करने में कुछ समय लग जाए, लेकिन उसका फल मिलता जरूर है, चाहे वो देश बेर क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्प्रेरणा से जुड़े व्यवहार का लक्षण है, उत्सुकताएं, कुछ समायोजन, निराशाएं, या फिर दिवास्वपन।
तो उत्प्रेरणा से जुड़े व्यवहार का यहाँ पर लक्षण है और ये लक्षण ऑप्शन ए वाला है। तो उत्सुकता जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्यालय अनुशासन का आधार होना चाहिए। प्रेम और सहानुभूति वाला, आर्थिक दंड, शारीरिक दंड या विद्यालय निष्कासन वाला। तो विद्यालय अनुशासन का आधार यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन ए वाला, प्रेम और सहानुभूति से पूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से संभव है। विद्यालय में बच्चों का ठहराव, नामांकन की वृद्धि, प्रसार एवं उसकी गुणवत्ता या फिर ये सभी। तो प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से संभव है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर संभव माना गया है ऑप्शन डी वाला रहेगा इन सभी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या क्रिया केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो यहाँ पर देन है ये कौन सी मानी गई है, और इनके अनुसार है ऑप्शन बी वाली। तो बाल केंद्रित शिक्षा इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यौगिक आसनों से लाभ होता है। शारीरिक बल प्राप्त होता है, खेलकूद में अभिरुचि बढ़ती है, मानसिक तनाव रोगों का निवारण होता है या फिर मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। तो ये जो यौगिक आसन है इनसे क्या लाभ होता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, मानसिक तनाव भी दूर होगा और रोगों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, या फिर रोग जो है उनसे लड़ने की शक्ति शरीर में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन दूषित होता है। संघर्ष, कुंठा, व्यय या ए और बी दोनों से। तो समायोजन का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन सी में रहेगा, ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा पर क्वेश्चन है, शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य यहाँ पर क्या माना गया है। ज्ञान, विकास, आजीविका या परमगत को। तो शिक्षा का जो यहाँ पर वास्तविक उद्देश्य माना गया है तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो आजीविका का माना ही जो इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे चरित्र की यहाँ पर विशेषता होती है। स्थिरता का होना, अपरिपक्वता का होना, भीड़ता या अस्थिरता का होना। तो अच्छे चरित्र की विशेषता होती है और ये है ऑप्शन ए वाली। तो विशेषता कौन सी है, स्थिरता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी को संगत में पढ़कर बिगड़ रहा है और एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य यहाँ पर क्या होगा। उसके माता पिता से बात करना, उसकी उपेक्षा करना, विश्वास में लेकर समझाएंगे या उसे बुलाकर डांटेंगे। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, उसे विश्वास लेकर समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने इनके ये जो सिद्धांत जो दिए गए हैं वो किए थे, और यहाँ पर क्वेश्चन आया है द्वितत्व के सिद्धांत का। तो द्वितत्व का जो यहाँ पर सिद्धांत है ये ऑप्शन ए वाला है, स्पीयरमैन जो है इनका द्वितत्व का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कौन से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। तो खेल पर आधारित एक शिक्षण विधि इनमें से नहीं है। मोंटेसरी, डॉल्टन, किंडरगार्टन या फिर व्याख्यान विधि। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है। तो कौन सी विधि खेल पर आधारित नहीं है, तो ये व्याख्यान विधि है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मोंटेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन ये सभी खेल पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न अंकित मनोविज्ञान के अध्याय के विवरण पत्ती यहाँ पर एक नहीं है। तो मनोविज्ञान के अध्याय की एक विवरण पत्ती जो इनमें से नहीं है। तुलनात्मक पत्ती, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास पत्ती या फिर विकासात्मक पद्धति। और यहाँ पर एक नहीं में पूछा गया है तो नहीं रहेगा ऑप्शन बी वाला है, प्रयोगात्मक पत्ती। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। तो
अपने उद्देश्य में परिवर्तन करके, निर्णय व विश्लेषण के द्वारा समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करके, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में जो समर्थ होगा। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा, निर्णय व विश्लेषण के द्वारा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब जो हम हिंदी का जो भाग है उस पर आ गए हैं, और यहाँ पर हम जो हिंदी से जो संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको अब करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पर्यायवाची जो शब्द है ये आया है। तो कुसुम शब्द का जो पर्यायवाची वो आपने बताना है, कमल, पंकज, प्रसून या फिर अरविंद। और कुसुम जो शब्द है इसका अगर हम पर्यायवाची देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, और प्रसून जो है इसे कहा जाता है। और ये जो पर्यायवाची हैं ये हमारे द्वारा पहले भी जो कराए गए हैं, और जितने भी पर्यायवाची होते हैं लगभग जैसे भी उसमें हमारे द्वारा कराए गए हैं। तो आप अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप या तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अनाचरण शब्द में एक उपसर्ग आया है, और वो कौन सा है? उपसर्ग होता है जो शब्द के शुरू में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में। तो यहाँ पर उपसर्ग है और वही आपने बताना है, अन प्लस रण, अन प्लस उप, अन प्लस आ या अप प्लस आ। और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, अन प्लस आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अचकचाहट, अचकचाहट, इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा है, और प्रत्यय क्या लगेगा? ये बाद में लगता है शब्द के, उपसर्ग शुरू में होता है, और उपसर्ग शुरू में और प्रत्यय बाद में। आवट, आहट, हट या आवट, तो इसमें प्रत्यय लगा है और ये ऑप्शन बी वाला है, आहट। अचकचाहट जब इसको बाद में बोलते हैं तो आहट की आवाज़ ये आती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अवसर का लाभ उठाना अर्थ के लिए सही मुहावरा आपने बताना है। बहती गंगा में हाथ धोना, कफन सिर पर बांधना, काम तमाम करना या फिर कानाफूसी करना। तो अवसर का लाभ उठाना अर्थ के लिए जो सही मुहावरा यहाँ पर बनेगा और ये बनेगा ऑप्शन ए वाला, बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चना शब्द का एक तत्सम है, और वो कौन सा है? तत्सम होता है जो संस्कृत के शब्द है वैसे लिखे पढ़े बोले जाते हैं, और तद्भव होता है उनका परिवर्तित रूप। तो यहाँ पर तत्सम पूछा गया है संस्कृत वाला, चक्कर, चणक, चवण या चक्करवाक। तो चना जो शब्द है इसका तत्सम अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ऑप्शन बी वाला रहेगा, चणक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभ्यस्त। ये जो यहाँ पर अभ्यस्त आया है इसका विलोम बताना है कौन सा होता है। अनअभ्यास, अनअभ्यस्त, अभ्यास या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अभ्यस्त का अगर हम यहाँ पर उल्टा अक्षर बनाएं तो उल्टा जो बनेगा ये ऑप्शन बी वाला बनेगा, अभ्यस्त, अनअभ्यस्त। नेक्स्ट है यहाँ पर सदानंद में संधि होगी, सद प्लस आनंद, सदानंद। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या फिर यण संधि है। और सत प्लस आनंद, सदानंद। ता जो है ता जैसे सत है, सत में ता है, इसको ता था दा तीसरा अक्षर हो जाता है। अब फिर यहाँ पर संधि इनमें बतानी है कौन सी बनेगी। तो इस कारण से संधि जो यहाँ पर व्यंजन संधि उसका उदाहरण ये रहेगा, सदानंद, सत प्लस आनंद, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है पर वयोवृद्ध का जो संधि विच्छेद है इनमें से कौन सा बनेगा। वयो प्लस वृद्ध, वयः वृद्ध, वयः वृद्ध, वय प्लस वृद्ध। तो वयोवृद्ध का जो अगर हम यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो ऑप्शन डी वाला है, वयः प्लस वृद्ध। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्धिहीन शब्द में एक समास है, कर्म है, संबंध है, अधिकारी या इनमें से कोई सा नहीं। तो बुद्धिहीन शब्द में समास है और समास कौन सा है? तो ये ऑप्शन डी वाला है, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न विकल्पों में से एक वाक्य नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है। सही वाक्य का चयन आपने करना है। वह सुंदर गुणों से युक्त है, वह खूबसूरत गुणों से युक्त है, वह अच्छे गुणों से युक्त है, इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला कि वह अच्छे गुणों से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर निम्न में से एक वाक्य गलत है और वही गलत आपने बताना है। पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, हत्यारे को मृत्युदंड मिला, शब्द संकेत मात्र है, शिव जी से खूब धाक जमी। तो यहाँ पर इनमें से एक वाक्य गलत है। गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन डी वाला है, शिव जी से खूब धाक जमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तेल देखो तेल की धार देखो लोकोक्ति है ये, और इसका अर्थ क्या होता है। लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, या फिर उसके रुख को पहचानना। तो तेल देखो तेल की धार को देखो, और यहाँ पर जो उक्ति आई है ये ऑप्शन डी वाली है, उसके रुख को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो रहीम गीत दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजारे करे बड़े और अंधेरों होए। तो इसमें अलंकार आया है, और अलंकार कौन सा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर अलंकार है। श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी भाषा में शैक्षिक उपचार का जो प्रमुख उद्देश्य माना गया है ये किससे माना गया है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना, या फिर बालकों की अशुद्धियों का निवारण करना। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ऑप्शन बी वाला रहेगा, शैक्षिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में कुछ बच्चे जब गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे, आप उनमें से कौन सा जो काम आप करेंगे। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समिति का निर्माण करेंगे। बस शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे और गलत वर्तने वाले शब्दों पर लाल से घेरा व क्रॉस बनवाएंगे। और इसमें कौन सा सही आंसर है, और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो है तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ए वाला जो यहाँ पर आंसर है इसमें सही रहेगा। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समिति का निर्माण करेंगे। और अब जब हम यहाँ पर हमारे जो संधि जो है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनका अब हम करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसमें संधि एक ऐसा भाग है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले जब हम यहाँ पर संधि जो है इसके बारे में जान लेते हैं कि संधि होती क्या है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब तो उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ पर दो क्या पास आते हैं, तो दो वर्ण हैं यहाँ पर। जब दो वर्ण पास पास आए और उनमें से विकार सहित मेल होता है तो उन्हें ही संधि कहते हैं। अब ये संधि कितने प्रकार की होती है, संधि है 3 प्रकार की, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर अब जो हम यहाँ पर जो स्वर संधि है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 स्वरों के संयोजन से होती है स्वर संधि, और स्वर संधियाँ ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन से हैं, दीर्घ संधि होगी, गुण, यण, वृद्धि और आयाति संधि। अब जो यहाँ पर ये जो दीर्घ संधि स्वर कौन सा होता है, जब 2 स्वर्ण स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। और इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हिमालय है, हिम प्लस आलय है। वैसे ही विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सची प्लस इंद्र है, सचिंद्र हैं। अब आपने यहाँ पर इनके सुधा सूत्र भी साथ में देख रहे हैं,
और कौन से समास में शब्द जो है किस प्रकार से बना है, यह भी आपने अब यहाँ पर देखना है। तो सती प्लस ईश सतीश, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र है, अनु प्लस उदित अनुदित है, मही प्लस इंद्र है महेंद्र है, रवि प्लस इंद्र रविंद्र है, स्व प्लस अर्थ है स्वार्थ है, दीक्षा प्लस अंत है दीक्षांत है, भानु प्लस उदय भानुदय, परम प्लस अर्थ है परमार्थ है, माँ प्लस आत्मा महात्मा, गिरि प्लस ईश है गिरीश है, और भू प्लस ऊर्ध्व है भूर्ध्व है। उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पर गुण संधि। गुण संधि का ये फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। अ और ई को ए गुण होगा, अ और उ को ओ गुण होगा, अ और री को अर हो जाता है, और अ के स्थान पर अ और ई उ के स्थान पर छोटी ई बड़ा उ भी आ सकते हैं, जिन्हें हर्ष और दीर्घ उ कहा जाता है। अब जो यहाँ पर इसके उदाहरण बताए गए हैं, तो ये उदाहरण आप चेक कर सकते हैं। देव प्लस ईश देवेश है, नर प्लस इंद्र नरेंद्र है, माँ प्लस इंद्र महेंद्र है, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय है, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय है, भव प्लस ईश भविष्य है, और राजा प्लस इंद्र है राजेंद्र है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर राजा। राजा प्लस ईश राजेश है, पर प्लस उपकार परोपकार, गज प्लस इंद्र गजेंद्र है, माँ प्लस उत्सव महोत्सव है, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, गुण प्लस ईश है गणेश है, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र है, सुर प्लस ईश है सुरेश है। और अब जो हमारे यहाँ पर जो जन संधि जो है वो आ चुकी है, इसके नियम जो पहले हम देख लेते हैं। ई के बाद असमान स्वर हो तो हर्षव ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला हो जाता है। अब यहाँ पर प्रति प्लस एक जो आया है, तो ई जो है ई को क्या हो जाएगा या, ई को या तो प्रत्येक बन जाएगा। यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इति यादि। और उसके बाद है अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, अधि प्लस आदि अध्याय सा, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस अधिक अत्यधिक, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण, नि प्लस ऊण निऊण है, अनु प्लस ऐसना अन्वेषण है, सु प्लस अर्थ स्वागत है, और अधि प्लस आर है अध्यार है, प्रति प्लस आशा प्राप्त्याशा ये प्रत्याशा, प्रति प्लस उपकार परोपकार। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर वृद्धि संधि, और इसके भी यहाँ पर कुछ नियम है। और ई को ए और उ को ओ गुण हो जाता है। अब अ के स्थान पर ये अ और ए व ओ के स्थान पर ऐ और भी हो सकते हैं। तो इसके उदाहरण जब यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, तो जैसे सदा प्लस एव, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सदैव। तथा प्लस ये तथैव, मत प्लस के मत क्या, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम प्लस औस्त्य परमौस्त्य, जल प्लस होगा जलोग है, महा प्लस इंद्र महा प्लस औदर्या महोदर्या, एक प्लस एक एक है एक। उसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पर अयादि स्वर संधि। ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो ए को आई, ए को आई को आय, ओ को आव और औ को आव हो जाता है। और इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। पावन है, पो प्लस न पवन है, पो प्लस अन पावन पावन है, से प्लस अन है सैन है, सई प्लस का साई का है, गई प्लस का गाय का है, ने प्लस का है नाय का है, पौ प्लस का पाव का है, ने प्लस अन नैन है, और ची प्लस अन चैन है। उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पर व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या फिर व्यंजन का मेल होने पर उनमें जो विकार होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ है, अब ये ता जो है इसको ता था दा हो जाए बनेगा, तो जगत जगन्नाथ हो गया, जगदीश हो गया, जगत ईश्वर हो गया, जगत इंद्र हो गया, उत प्लस लास उल्लास हो गया, उत प्लस जवल उज्ज्वल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर उत प्लस नति उन्नति, सट प्लस अन सडान, सद प्लस गुरु सदगुरु, प्रति प्लस छवि प्रति छवि, वाक प्लस दान वागदान, वाक प्लस में वांग में है, दिक प्लस परम दिग परम,
चित प्लस में या चिन्ह में है रसद प्लस मार्ग क्षण मार्ग दिक प्लस अंतिम दिगंत। उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पर विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकासित मेल होता है उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पर मनः प्लस योग मन योगा है, मनः प्लस या मनोज है, मन प्लस रथ है मनोरथ, और ऐसे यहाँ पर मणि भाव निष्फल निश्चय निसंदेह और निर्मल। तो ये जो है आपके यहाँ पर इस तरीके से ये संधि बनेगी। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अधः प्लस गति अधोगति, यश प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, और यश प्लस दा यशोदा व यश प्लस अभिलाषी या यशोभिलाषी, यश प्लस गाथा यशोगाथा, पय प्लस दर पयोधर, धू प्लस गम दुर्गम, धू प्लस बल दुर्बल, धू प्लस साहस दुस्साहस। उसके बाद है दुह प्लस गंध दुर्गंध, दुह प्लस कर दुष्कर, दुह प्लस तर दुस्तर, और तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर दो धातु प्लस चरित्र में दो चरित्र, हरि का चंद्र में हरिश्चंद्र, नमः प्लस ते नमस्ते है, आता प्लस ये अतएव, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, तेज प्लस में तेजो में है, सरा प्लस जय सरोज है, प्रथमा प्लस अध्याय है, प्रथम अध्याय है, पूरा पुरस्कार परोपकार। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कम टू इंग्लिश लैंग्वेज। Fill in the blank with correct option given below. His wish is tantamouses dash a command. Tantamouses here means equal, समान या बराबर, यानी इन हिंदी उसकी जो इच्छा है वो एक आदेश के समान है। सो इसमें ऑप्शन फिल करना है विथ, ऑफ, टू या फॉर। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगा वो 2 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें जो सेंटेंस है सेंटेंस करेक्ट करनी है। आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम बॉर्न एट इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न एट इंडिया। क्योंकि यहाँ पर जैसे इसने ये बताया है कि मैं इंडिया में पैदा हुआ था, तो ये एक जो पास्ट टेंस है ये उसमें आता है। जैसे इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट आई वाज बोर्न इन इंडिया, आई वाज बोर्न इन दैट कंट्री। सो हियर सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पर सेंटेंसेस करेक्ट करनी है। मैनी ए मैन वॉन्ट्स टू बी रिच ओवरनाइट। बहुत से लोग होते हैं जो एक ही रात में अमीर होना चाहते हैं। मैनी ए मैन वॉन्ट टू बी रिच ओवरनाइट या मैनी ए मैन वॉन्टेड टू रिच ओवरनाइट। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से पेशेंस के साथ करने चाहिए क्योंकि में हर एक ऑप्शन में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन से देख लेते हैं मैनी ए मैन, मैनी ए मैन, क्योंकि मैन इज प्लूरल हेयर और प्लूरल जो थिंग चीज़ होती है उसके साथ ए नहीं आता है। सो दिस ऑप्शन इज कट। मैनी ए मैन, इसमें भी ए मैन दिया हुआ है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कट। इसमें वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं। मैनी ए मैन वॉन्ट्स, एक आदमी चाहता है टू बी रिच ओवरनाइट। वॉन्ट इसमें एस का ओमिशन है, इसमें ईडी लगा हुआ है। सो हेयर ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो पैसिव वॉइस में नहीं दिया गया है। ऑप्शंस हैं दैट नॉइस ऑफ द वर्ड वॉज नॉट इंटेंडेड बाय द स्पीकर इन हिज स्पीच, ये पैसिव वॉइस में है। आई एम श्योर यू विल बी अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर नोबेल दिस ईयर, ये भी पैसिव फॉर्म में है। माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, ये एक्टिव फॉर्म में है। एंड वी आर श्योर टू बी पनिश्ड,
इनका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, क्योंकि जो पैसिव फॉर्म होती है उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, तो इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा है, सो हेयर सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, यानी उस खबर ने उसको खुश कर दिया, प्लीज कर दिया। ही वॉज प्लीज्ड बाय द न्यूज़, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़, ही वॉज प्लीज्ड टू द न्यूज़, यानी बाय द न्यूज़, न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़ के साथ, या टू द न्यूज़ को। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा कि वह ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़, यानी वह उस न्यूज़ को सुनकर खुश हो गया। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, यहाँ पर क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी मैंने उस बुक को तब पाया जब मैं अपनी सारी आशाएं खो चुका था। एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। सो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए। आई फाउंड, मैंने पाया क्या, बुक को, कब, एट द लास्ट मोमेंट, एट लास्ट। सो यहाँ पर जो फाउंड है, जो वर्ब है, इसको जो ये लास्ट वर्ड है इसको क्या कर रहा है, ये इसका एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि तो ये एक एडवर्ब क्लॉज बनेगा। व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, किसकी होप मैंने ख़त्म कर दी थी, बुक की, और वो कब फाउंड हुई, लास्ट। सो ये एडवर्ब क्लॉज होगा इन बी ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडियम, यहाँ पर एक आइडियम गिवन है। डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, पिक होल्स मीन्स हमेशा किसी को आप किसी को परेशान मत करें, आप किसी की आलोचना न करें। डिग होल्स, पिकअप ए क्वाल, क्रिटिसाइज, कीप क्वाइट। यस, सो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इससे मैच करता है। आप किसी को हमेशा ही किसी के अंदर छेद ना ढूंढे, किसी को क्रिटिसाइज न करें। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आइडियम फॉर द एक्सप्लेनेशन गिवन, प्लीज कीप क्वाइट। हेयर दिस इज नॉट रीप, हेयर कीप, दिस इज के। कीप क्वाइट मीन्स शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। कीप इन माइंड, दिमाग में रखना। बी ओवर विद, के साथ। कैच द बुल बाय द टेल, टेल से चलाना। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना। सो प्लीज कीप क्वाइट यानी होल्ड योर टंग। हेयर डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर सैलरी तो अच्छी हो लेकिन काम ना हो, तो वो क्या हो सकता है। ग्रेटीज यानी फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त। ऑनरेरी, अनपेड। डिस्क्रेशनरी, विवेकाधीन। या सिनेक्योर, या कार्यभार सहित, कार्यभार रहित, नॉट सहित, नौकरी। सो डी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ बेलिजिरेंट। बेलिजिरेंट मीन्स अ पर्सन who always ready to quarrel. So options हैं cooperative, peaceful, revolutionary, uninterested. इसका हमें एंटोनिम ढूंढना है। सो पीसफुल यानी इसका मीन्स हो गया लड़ाकू और ये हो गया शांति प्रिय। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट। एड्रॉइट होता है जो एक पर्सन स्किल्ड होता है, किसी काम में निपुण होता है। सो ऑप्शंस हैं स्किलफुल, क्यूनिंग, विलेनस, वीक। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच।
ये डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इसका आपको करेक्ट नरेशन देखना है। आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हियर, ही इन्फॉर्म्ड, उसने हमें बताया, इन्फॉर्म किया कि मैं इस एरिया को बड़े अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहा करता था। सो इसको देख लेते हैं। ही इन्फॉर्म्ड, सारे ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ही इन्फॉर्म्ड दैट, आप जैसे ही इनको मैच करके करते हैं तो हमें ये इजी रहता है। ही न्यू दैट, यहाँ तक सेम चल रहा है। एरिया बिकॉज ही यूज्ड टू लिव देयर, बिकॉज ही हैड, इसने इसका सेंस चेंज कर दिया है। ही हैड बीन, ही लिव्ड, इसने यूज्ड टू का ओमिशन कर दिया। सो ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड, यहाँ पर टेंस आइडेंटिफाई करना है। दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, आप कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हैं। सो दिस इज ए कंटिन्यूस टेंस। हाउ लॉन्ग हैव है, सो ये कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो डी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है रिदम की। सो हमें इसकी स्पेलिंग्स देख लेनी है। हमेशा रिदम में RHY आता है, तो आप इसको अपने हैंड से लिख के देख लीजिए, एकदम से जो राइट स्पेलिंग है वो आती है RHYTHM, यानी ऑप्शन C इज राइट हियर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल करनी है। इट इजंट ईजी डैश चिल्ड्रन नाउ ए डेज, बच्चे को पालना आज के समय में इजी नहीं है, आसान नहीं है। सो ऑप्शंस हैं ट्रेन अप, ट्रेनिंग देना, ब्रिंग अप, पालना, पुट अप, रखना, लीव आउट, भेजना या निकालना। सो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो राइट है क्योंकि इसका मीन्स है पालन पोषण करना। नाउ वी कम टू मैथ एंड रीजनिंग पोर्शन। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलसीएम वाले होते हैं, जिसको हम है, तो हम आप इनका एलसीएम कुछ इस तरह से निकाल लीजिए, तो वो आपका सीधा, क्योंकि इसने पूछा ना कि कितने सेकंड ही पूछे इसने, जो इसका एलसीएम आएगा वो आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा वो 504 आएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें इनका जो मान ज्ञात करना है 156.25 अंडर रूट प्लस 0.0081 माइनस 0.031। अब इसको क्या करना है, जैसे इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे 156.25 प्लस 0.08, तो आप इनका जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा, इसका आप इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, इसका भी, और इसका आ जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा जैसे 12.5 और 81 का आ जाएगा 0.09 और इसका आ जाएगा 0.19। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में करना है। सो पहले आप इसको ऐड कर दीजिए इन दोनों को, फिर इसमें से ये माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी 12.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी ए का एक दिन का काम 1/20 है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यानी जो बी का जो काम है वो 1/30 है। तो दोनों कैसे करेंगे, दोनों इसको मिलकर करेंगे, इनको आपने ऐड कर देना है, वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी में, यानी 1/12 दिन। यानी पहले इन दोनों को एलसीएम करके इनको ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
एक ठोस गोले को गलाया जाता है, ठीक है, और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है। उसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, यानी इसकी हाइट और इसकी जो त्रिज्या है आर है, क्योंकि हम आर मानते हैं, इसकी जो त्रिज्या होती है वो निकालनी है। सो इसमें जो गोले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि ये घन होता है ना, और जो इसका शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, ठीक है। और ये हो जाएगी जो इसकी हाइट है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, यानी 4r बराबर h, इस तरह से। और अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, यानी h बटे में r, और ये आ जाएगी 4:1, जो ऑप्शन डी में गिवन है। नेक्स्ट है हाँ जी, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी जो अंकित मूल्य है उस पर 10% की छूट हो रही है, ठीक है, और अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ है, यानी 10% छूट देके वो फिर भी 17% का लाभ कमा रहा है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ कितने प्रतिशत होता? तो अब ध्यान से देख लीजिए कि हमारा अगर यहाँ पर अंकित मूल्य गिवन नहीं है तो हम उसको x बराबर 100 मान लेते हैं, या सीधा 100 मान लेते हैं। तो हमारा जो SP है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी इसकी एक ट्रिक होती है ना, 100 गुणा 100 माइनस 10 बटे में 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके, इस वाले को सॉल्व करके आ जाएगा 90। यहाँ तक क्लियर है? तो इसने उसका यदि वो 17% लाभ भी होता है, ये वाला भी देखना है ना, अभी तो ये वाला निकालना है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, इसका जो ये CP आएगा वो आ जाएगा हमारा, क्योंकि 10% छूट हो रही है, तो 90 गुणा 100 बटे 100 प्लस 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9000, क्योंकि गुणा करके आ जाएंगे ना, 9000 बटे 117, ठीक है। तो अब इसने वो भी पूछा है ना कि यदि ये तो 17% वाला हो गया, 17% लाभ होता है, तो अब इसका जो SP है वो हम 100 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य हमने मान लिया है, और SP क्या है 100 रुपये। तो इसमें ये इसका जो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 100 में से ये वाला जो हमने निकाला है माइनस 9000 बटे 117, और बटे में यही 9117, और ये गुना में 100। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका 30% आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, यदि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है, ठीक है, तो यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या, क्योंकि अब इसने यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट फॉर्म दे दी है महिला कामगार, तो हमारे पास कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी। देख, इन्होंने पहली लाइन में कह दिया कि प्रति 9 में से 1 महिला है, ठीक है ना, तो और महिला कितने हैं 125, तो इसका जो कुल कामगारों की जो कुल संख्या होगी हमारे पास वो हो जाएगी 125 गुणा 9, यानी 1125। क्लियर है ना यहाँ तक? तो फिर उसके बाद इसने सिंपल सी बात है, ये पूछा है तो वो हमारे पास है ही, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको देख के ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना उसमें होगा, ये सिर्फ इसमें से इसके साथ गुणा कर देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि A बराबर B का 2/3 और B बराबर C का 4/5, और तो ABC क्या होगा। सो सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, इनको इक्वल करके इसको ऐसे ही लिखना है जैसे A अनुपात B अनुपात C। तो ये करके आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है ना इसको रेशो की फॉर्म में, तो 2/3 B, ये गिवन है ना 2/3, यानी A बराबर B
और फिर इसका b अनुपात 5/4 गुना b ऐसे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8, 12 और 15। किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन डी में। बस थोड़ा सा इनको रेशियो और प्रोपोर्शन के हिसाब से सीक्वेंस में कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करके। नेक्स्ट है 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। अब सीधी सी बात है कि भाई जब 9 पूर्णांकों का औसत, कि जब भी हम किसी चीज़ का औसत निकालते तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 को 32 लिख दिया गया। तो संशोधन करने के बाद क्या होगा? सीधी सी बात है, तो आपने क्या करना है, 11 गुणा 9 और जो भूलवश हमने 32 लिख दिया था उसमें 23 जोड़ दीजिए, ठीक है, और बटे में 9 करके ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है, वो एकदम से हो जाता है। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में 80% हुए, गणित में 85% पास हुए, जबकि 75% दोनों में, और यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या। तो हमने क्या करना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये 100 में से, आप इसको ध्यान से देखिए, 100 माइनस 85 गणित में पास हुए, ठीक है, और 80 इंग्लिश में पास हुए, आप ध्यान से देख लीजिए। और जो 75 है वो दोनों में, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस का खेल है, ये इसमें देखना होता है कि कौन से दोनों हैं, कौन सा सेपरेट है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 10%। तो अब हम यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अब हमने क्या करना है, हमें लड़के की संख्या निकालनी है ना। तो हम लड़कों को x मान लेते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई चीज़ निकालनी होती है तो x का हमने 10% निकाल लेना है। तो x का 10% बराबर 45, क्योंकि लड़कों की टोटल संख्या दी हुई है ना, ये है ना गिवन। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 450 आ जाएगी, क्योंकि ये 10 है ना, तो ये 45 से गुना होगा तो 450 हो जाएगी, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है जी, 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई और 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। अब आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए कोई राशि x है, ठीक है ना, इन्होंने हमें क्लियर नहीं दिया है ना, तो हमें क्या करना है, 7% पर साधारण ब्याज, ठीक है ना, और प्लस 5% पर साधारण ब्याज, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 960। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमें वही सिंपल फॉर्मूला, जिसे हमने इसको x माना था, एक मिनट, x माना था, तो यानी तो हमने इसको x माना था, तो x गुना 7 गुना 4 बटे में 100 प्लस x गुना 5 गुना 4 बटे में 100, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा 2000। नेक्स्ट है, नाउ वी कम टू रीजनिंग। ए और बी भाई हैं। फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है, ए और बी भाई हैं। ए की पुत्री, ए पुत्री है एफ की, यानी ए जो है वो एफ की बेटी है। यहाँ पर ये रिलेशन हमें पक्का पता चल रहा है कि जो एफ की जो बेटी है वो ई है, क्योंकि हम फीमेल को सर्कल से डिनोट कर लेते हैं। एफ पत्नी है बी की, तो इट मीन्स एफ भी फीमेल है और बी मेल है,
ये इसका पति है। बी का ई से क्या संबंध है? अब यहाँ पर ए और बी भाई हैं, तो यहाँ पर ये ए और ये बी, या एक मिनट, तो ये यहाँ पर ए लिख देते हैं, ये भाई बताया हुआ है ना। तो ई का ए से क्या संबंध है? अब देखिए ई का ए से, क्योंकि ये जो ई है ये एफ की पुत्री है, यानी ये ए की भी पुत्री है, ठीक है। तो सॉरी बी की पुत्री है, और बी जो है वो ए का भाई है, तो ये इसकी भतीजी हुई, ठीक है ना। सो इसकी नीस हुई। 71 का सी। जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमें खुद से रिलेट करके बहुत इजीली निकल आते हैं। नेक्स्ट है एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, यानी टोटल 31 विद्यार्थी हैं, अंत से उसका स्थान कौन सा है? तो हमें क्या करना है, इसका 31 में से हमें 17 माइनस कर देना है, ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर देना है, तो ये इसका प्लेस आ जाएगा हमें 15वां, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक विशेष प्रकार से स्टैग शब्द को HGZT हॉर्न को SLIM कोड किया गया है, उसी कोड को नॉर्थ में आप ये वर्ड ले लीजिए स्टैग, यानी STAG, यानी GH, आप ये ध्यान से देख लीजिए STAG, तो ये इधर आ रहा है G, ठीक है, और ST, ये T यहाँ पर, और F और A से पीछे वाला वर्ड Z, और STAG, और सॉरी यहाँ पर H है, यहाँ पर है G, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है, जिस प्रकार STAG और HG, यानी इनका आपने प्लेस देख लेना है कि ये एक तो रिवर्स ऑर्डर में, एक जो सिंपल ऑर्डर होता है जैसे ABCD, और एक पीछे Z से, तो ये इसी तरह है। जैसे शुरू से जो A का स्थान है, एक मिनट में आपको दोबारा क्लियर बताती हूँ, जैसे STA, जैसे A का स्थान यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो और G, तो इसकी जगह पर Z कोड है ना, Z, तो ये नीचे से 1 है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में है। इसी तरह आपको देखना है, जैसे नॉर्थ का जो नीचे से जो स्थान, ऊपर से जो स्थान है N का जो 14 होता है, आप अपनी फिंगर्स पे गिन सकते हैं, या ईजोटाई के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो जैसे ये ऊपर से 14 है, तो नीचे से 14 क्या बनेगा, M और N, M वाला बनेगा, तो M वाले हमारे पास 2 गिवन हैं, और फिर O हो गया, O ऊपर से 15 है, तो आप नीचे से 15 गिन लीजिए, नीचे से 15 L बनेगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार क्या होता है, वीरवार, तो रविवार कब होगा? अब थोड़ा सा ये थोड़ा सोच के, ये थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार इसको हम थोड़ा अपनी थिंकिंग एबिलिटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आज से 2 दिन बाद, तो आप खुद से रिलेट कर लीजिए कि ये वीक क्या चल रहा है, आज क्या दिन चल रहा है, आने वाला कल कौन सा होगा, आने वाले कल से अगला दिन कौन सा होगा। तो ये आपका जो आंसर है वो होगा आपका, जैसे बीते कल से पहला, यानी हम जैसे आज मान लीजिए आज वीरवार है, आप उस दिन को रिलेट कर लीजिए, उससे पहला दिन कौन सा होता है, बुधवार होता है, और उससे पहला दिन कौन सा होता है, मंगलवार होता है, तो हम क्या, तो रविवार कब होगा, आने वाला कल जी। तो नेक्स्ट है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है,
राजू के सम्मुख उत्तर दिशा, यानी ये डायरेक्शंस ये आप जरूर बना लीजिए, इससे ये बहुत इजीली निकल जाते हैं। वह 30 मीटर आगे मुड़कर, यानी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, 30 मीटर आगे मुड़ता है और बाएं चलता है, तो ये उसका दायां हो गया, ये बाएं हो गया। और फिर 15 मीटर जाता है, वो इधर 15 मीटर चल रहा है, और फिर वह दाएं मुड़कर, अब वो इधर जा रहा है, उसका दायां बनेगा ये इधर, ये इसका बायां बन गया, ठीक है। और दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इनको ऐसे ही आप डायरेक्शन बना लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा पूर्व। ये डायग्राम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी, यानी एक रो में बैठी है। पी है एम के दाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा रफली शुरू में बना लीजिए, फिर आप उसको एक जगह फिट कर सकते हैं। जैसे ओ के दाहिनी ओर, यानी ओ के दाहिनी ओर कौन बैठी है, पी है, ठीक है। तो पी है एम के दाईं ओर, यानी एम के दाईं ओर पी कहीं भी हो सकती है, और ओ के दाहिनी ओर, ठीक है। और आर बैठी हैं आर और एन के बाईं ओर, आर और एन के बाईं ओर। अब बस ये चीज़ देखनी है, आर एन के बाईं ओर, बिल्कुल सारा रिलेट करना चाहिए जो इन्होंने पूछा है। बीच में बिल्कुल कौन बैठा है, तो 1 2 3 4 5, बीच में कौन बैठे हैं, बीच में बैठे हैं ओ, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं। 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 17 फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब ये जो है ये अलग अलग दिया हुआ है हमें, तो आप इसको एक डायग्राम से भी कर सकते हैं, सिंपली भी कर सकते हैं। जैसे इसने बोला है कि 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं, यानी आप इसको वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। जैसे 12 तो बिल्कुल अलग रह गए, और जो क्रिकेट खेलते हैं वो 28 खेलते हैं, यानी 28 जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और 17 फुटबॉल खेलते हैं, और 17 जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, यानी 28 - x गुणा में 17 - x, क्योंकि ये दोनों खेल रहे हैं ना। सो अब आप इसको, ये इसकी जो है वो स्टेटमेंट है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 7। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं, या तो वे रो वाइज होते हैं, या तो ये रो में होते हैं, जैसे जिसको हम पंक्ति, या फिर जो पैटर्न होता है पंक्ति में होता है या कॉलम में होता है। तो इसको सीधा देख लेते हैं। 5 6 7 23, यानी 5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 30 में से 7 गए 23, पहला तो सही है। अब 4 5 20 में से 6 गए 14, यही ट्रिक चलेगी इसमें। अब 4 3 12 में से 5 गए 7। सो देख लेते हैं, ऑप्शन में 7 गिवन है, यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मैनर, अटायर, पैरिटी या रिस्पेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इनका जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। जैसे मैनर, रिस्पेक्ट, पैरिटी, ये हमारे बिहेवियरल टर्म में आते हैं। मैनर हो गया, रिस्पेक्ट और पैरिटी। अटायर इनसे अलग होता है। सो यहाँ पर बी राइट आंसर है। 4 बच्चे PQRS एक सीढ़ी के ऊपर है, यानी 4 बच्चे एक सीढ़ी के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, यानी आप इसको रफली 1-2 डायग्राम बना लीजिए। जैसे Q यहाँ पर बैठ सकता है, यानी Q से ऊपर, Q जो P है वो कहीं, यानी Q यहाँ पर भी हो सकता है, कि 2-3 स्टेज हो सकती हैं इसकी, ठीक है। और फिर ये क्या कहते हैं, Q P और R के बीच में है, यस दिस इज द,
ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। जो क्यू है वो पी और आर के मध्य में है, यानी नीचे तो आ सकता क्यू, पी और आर के मध्य में यहाँ पर, और रहता है फिर यदि एस पी से भी ऊपर है, जो एस है वो सबसे ऊपर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे से तीसरा कौन है, तो नीचे से तीसरा कौन होगा, एस पी क्यू आर, ठीक है। तो नीचे से तीसरा हो जाएगा 1 2 3 पी है। सो सी इज द राइट आंसर। तो अब जो हम हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जी के जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम इन पर आ गए हैं, और इसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान विशेष जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब हम इनको करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय इनमें से कौन थे? इंदिरा गांधी, टी.एन. शेषन, किरण बेदी या फिर विनोबा भावे। तो ये मैग्सेसे विजेता प्राप्त करने वाले यहाँ पर पहले भारतीय जो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, और पहले जो भारतीय थे तो ये ऑप्शन डी वाले थे, विनोबा भावे। और भूदान आंदोलन के प्रणेता थे महात्मा गांधी के परम प्रिय शिष्य आचार्य विनोबा भावे, और ये ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1958 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने लोक कल्याणार्थ अपने जीवन त्याग कर दिया था। तो विनोबा भावे जो यहाँ पर आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, NH2 को हरियाणा के बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्ग बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। और इसमें है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थित है? पानीपत में, गुड़गांव में, कैथल में या फिर करनाल में। तो ये हरियाणा के कौन सा जिला जहाँ पर अमोनिया प्लांट है? और ये जो अमोनिया प्लांट है ये आपके पानीपत में है, और यहीं पर ये तेल रिफाइनरी भी है, बोनकोगो शहर, और तो इनके लिए जो इसे जाना जाता है। और महत्वपूर्ण अपनी 3 लड़ाई के लिए 1526, 56 और 1761 में जो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई है, पानीपत की लड़ाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो प्लूटो, बुध, पृथ्वी या फिर शनि। तो इसमें कौन सा ये लगाता है? और ये रह गया है शायद यहाँ पर 83 का, तो इसमें पानीपत, और इसमें जो ग्रह पूछा गया है, और ग्रह जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी हमारा। तो ये बुध जो है सबसे अधिक नज़दीक है, और जो सबसे गर्म और सबसे अधिक छोटा भी है। यह मात्र 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। और शनि जो है यहाँ पर सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, जो 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.4 दिन का समय लगता है, जिसे 1 साल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हरियाणा के नामकरण से संबंधित मिला सारवण शिलालेख, ये किस विक्रमी संवत का है? 1285, 1385, 1299 या फिर 1600। तो हरियाणा के नामकरण से संबंधित मिला सारवण शिलालेख, और इसका जो संबंध माना गया है ऑप्शन बी में माना गया है 1385 में। अगला क्वेश्चन है, 1833-34 ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाए जाने पर उसका केंद्र था आगरा, दिल्ली, मथुरा या फिर अलीगढ़। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये आगरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भिवानी जिले में किस या फिर किन स्थानों पर ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है? तो ये भिवानी जिले में है, और वो स्थान आपने बताना है। गांव निगाना कला, दल्हेड़ी, रिवासा या ये सभी। और इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वजवाहक हरियाणा के जो किया था, ये किस खिलाड़ी ने किया था? अंकुर मित्तल, दीपक लाठर, रानी रामपाल या मनु भाकर ने। और ये जो किया गया था तो ये ऑप्शन डी वाला था, मनु भाकर ने। और इनका जो संबंध है ये झज्जर से है। और ये जो मनु भाकर जो थे, इन्होंने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 6 अक्टूबर
को आयोजित हुए जो तीसरे यूथ ओलंपिक थे, इसमें ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजक ये बनी थी और ये गेम 6 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्थित मसानी बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है? तो ये हरियाणा का कौन सा स्थान है जहाँ पर मसानी बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है? पलवल, यमुनानगर, रेवाड़ी या फिर भिवानी को? इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो ये स्थान जो है ये रेवाड़ी है। और ये जो मसानी बैराज जो है इसको कब बनाया गया था? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने मिट्टी की वस्तुएं बनाने वाले कारीगरों की कला को निखारने के लिए कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? चौधरी देवीलाल, ये लाल है, देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। और ये जो है इसका नाम है ऑप्शन डी, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा के क्षेत्रफल से, और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हाल ही में सीईटी का एग्ज़ाम जो था उसमें भी पूछा गया था। तो हरियाणा राज्य का जो यहाँ पर क्षेत्रफल है वो आपने बताना है कितना है, और इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पर्वत श्रृंखला हरियाणा के निम्न में से किस भाग में स्थित है? उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में या फिर पश्चिमी में? तो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएँ और इनका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। तो दक्षिण से इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारा पर क्वेश्चन है, मॉर्नी हिल्स में स्थित जो क्रोहो नामक चोटी है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, मॉर्नी हिल्स जहाँ यहाँ पर कौन सी चोटी सबसे ऊंची है उसका नाम क्या है? तो ये क्रोह है। और इस चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? और समुद्र तल से है ये ऑप्शन डी वाला, 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा जो राज्य है इसका अक्षांशीय जो विस्तार है इनमें से कितना है? और यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार जो माना गया है तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है? 74-28 पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 36। तो इनमें से बताना है कौन सा है हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, और ये है ऑप्शन ए वाला, 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? आजोइक काल में, पैलाजोइक काल में, मेसोजोइक काल में या केनोजोइक काल में? तो इनमें से किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? और ये जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए हैं तो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा यहाँ पर, मेसोजोइक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? पैलेजोइक, केनोजोइक, आजोइक या मेसोजोइक काल में? तो ये जो नदी, नाले, पहाड़ जो इनका जो निर्माण हुआ था और ये हुआ था केनोजोइक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्नी हिल्स के निकटतम स्थित जो जिला कौन सा लगता है? भिवानी, हिसार, पंचकुला या फिर सिरसा? तो ये मॉर्नी हिल्स जो है ये पंचकुला में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, सबसे ज़्यादा वन और सबसे ज़्यादा वर्षा तो ये सभी पंचकुला में है, यहीं पर ये होती है क्योंकि वहाँ पर वन है और जहाँ पर वृक्ष वन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? पूर्व, पश्चिमी, उत्तर या दक्षिणी भाग को? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला है, तो दक्षिणी भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा का एक लैंड लॉक राज्य है। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा किस प्रकार का राज्य है? तो लैंड लॉक राज्य है, जो इनमें से किसके बीच में स्थित है? और ये किसके बीच में स्थित है? तो ये ऑप्शन डी रहेगा, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन जिलों की सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है? तो ये किन जिलों की सीमाएं हैं?
रोहतक, हिसार, जींद, फतेहाबाद, रोहतक जींद या दादरी रोहतकी। तो किन जिलों की सीमाएँ किस अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, और ये है ऑप्शन डी वाली, दादरी और रोहतकी। नेक्स्ट है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएँ हरियाणा के सबसे अधिक जिलों से लगती है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है, फतेहाबाद, रोहतक, जींद या भिवानी, और यह है ऑप्शन सी वाला, क्योंकि इसे हृदय ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर में है, बीच में है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, 4, 5, 6 या 7 की। तो हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और ये लगती है ऑप्शन बी में 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पर इनमें से क्या लिया गया है। दूध दही के खाने से, भगवान का आना, श्री कृष्ण का जन्म, या फिर हरियाली से। तो हरियाणा का जो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ लिया गया है, ये भगवान जो है इनके आने से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का मध्य में स्थित क्षेत्र कौन सा है, कैथल, रोहतक, भिवानी या फिर जींद, और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो मध्य में है ये जींद। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा का क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर के अधीन नहीं आता है, रोहतक, जींद, करनाल, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, रोहतक, झज्जर, जींद या रोहतक, सोनीपत, हिसार। तो एनसीआर के अंतर्गत यहाँ पर एक नहीं आता है, और ये ऑप्शन डी वाला है, रोहतक, सोनीपत और हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कोटला पहाड़ी कहाँ पर है, मेवात, नूह में, पलवल में, महेंद्रगढ़ में या फिर रेवाड़ी में। तो कोटला पहाड़ी कहाँ पर है, और यह ऑप्शन ए मेवात, नूह में। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने प्राकृतिक जो खंड है इसमें बांटा गया है, 4, 13, 5 या 2 में, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला। तो 4 जो खंड है इसमें इन्हें बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित नहीं है। तो जलोढ़ मैदान पंचकुला, सोनीपत, कैथल या गुरुग्राम में, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला। तो जलोढ़ मैदान जो है हरियाणा के किस जिले में नहीं है, तो ये पंचकुला में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा के लिए कौन सा नगर जाना जाता है, जींद, रोहतक, सोनीपत या फिर करनाल, और यह है ऑप्शन ए वाला, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मौनी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है, महेंद्रगढ़, पंचकुला, अम्बाला या करनाल में, और इनको शिवालिक की पहाड़ी भी कहा जाता है। इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है जिसमें इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, और अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन्हीं के अंदर से क्वेश्चनों को पूछा गया है शिवालिक की पहाड़ियों से। तो मौनी की पहाड़ियाँ ये किस जिले में है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, तो पंचकुला में स्थित है, और यही वाला क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मौनी पहाड़ियाँ समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर है, 500 से 700, 77 से 900, 300 से 500 या 14 से 1600 मीटर। तो समुद्र तल से यहाँ पर ऊंचाई बताना है, और इनकी है ऑप्शन डी वाली, 1400 से 1600 मीटर। नेक्स्ट है, मौनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, कुरहो, गरोहो, मरोहो, इनमें से कोई सा भी नहीं, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला, कुरहो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा के दक्षिण में है, और दक्षिण में है ये राजस्थान। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। हरियाणा के उत्तर पूर्व में है, और उत्तर पूर्व में है ऑप्शन सी वाला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर ये सभी। तो हरियाणा के पश्चिम में है, और पश्चिम में है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मारकंडा इनमें से क्या है, एक पहाड़ी है, पद्धति है या नदी है या फिर इनमें से एक झील है। तो मारकंडा क्या है, ये एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर निम्न में से हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है, यमुना, गग्गर मैदान, राज्य का सबसे बड़ा बाग बनना, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ, दक्षिण में अरावली की या फिर ये सभी, और इसमें है ऑप्शन डी वाला,
तो यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग पन्ना, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ और दक्षिण में अरावली की श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा जिला जो हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? चरखी दादरी, नुह, पलवल या इनमें से कोई सा भी नहीं, और ये था चरखी दादरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रसिद्ध बेबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में हैं? मैदानी क्षेत्र में है, रेतीला शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र में, और या फिर अरावली की पहाड़ियों के शुष्क मैदानी भाग में। और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन हमारा रहेगा ए वाला, तो ये है मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा माना गया है? रेवाड़ी, रोहतक, महेंद्रगढ़ या फिर भिवानी को? तो हरियाणा का जो सबसे शुष्क क्षेत्र जो माना गया है ये महेंद्रगढ़ को माना गया है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा की सीमा को निम्न राज्य के साथ विभाजित करती है? यमुना नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं, और ये ऑप्शन सी वाला है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? जालोर मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान या फिर पश्चिमी दक्षिणी? तो किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? और मंद जो है ये जालोर मैदान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में घग्गर मारकंडा नदियों के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तर पश्चिम में कौन सी है? घग्गर और मारकंडा नदियाँ। तो इनके द्वारा बाढ़ का जो मैदान है बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नैली, बेट। घग्गर के मैदान को नैली और मारकंडा के मैदान को बेट, नगर के मैदान को बेट या फिर मारकंडा के मैदान को नैली। और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन सी वाला है, ये घग्गर के मैदान को नैली जबकि मारकंडा के मैदान को बेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर, हरियाणा में राजस्थान से आने वाली गर्म शोषक पवनों के द्वारा निर्मित बालू का टीलों के मध्य निम्न स्थल जाल बन जाता है जिसमें वर्षा के पानी से स्थायी छिलछिले या फिर झीलें बन जाती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? ठाठ, बावड़ी, ए और बी या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसे जो है ऑप्शन बी सी वाला रहेगा, ठाठ और बावड़ी ने कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली की सीमा को हरियाणा राज्य ने कितनी दिशाओं से घेरा हुआ है? 1, 2, 4 या फिर 3 ओर से, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। तो दिल्ली जो है इसको हरियाणा ने 3 ओर से घेरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया, तो इनमें से एक शामिल नहीं है। तो जो 3 इकाइयाँ हैं उनमें से एक नहीं है, हरियाणा, भटियाना, फतेहगढ़ या फिर कुरुक्षेत्र, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला है, फतेहगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर हरियाणा राज्य की भौगोलिक आकृति का जो स्वरूप है इनमें से कौन सा है? त्रिभुज आकार का है, अनियमित चतुर्भुज है, वर्गाकार या फिर आयताकार, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला। तो क्या है? हरियाणा राज्य की जो भौगोलिक आकृति जो इसका स्वरूप कैसा है? तो अनियमित और चतुर्भुज माने गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ी हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम या फिर करनाल का, और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये महेंद्रगढ़ जो जिला है यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ी हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का ये एक भाग है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एस्टैट की जो परीक्षा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।